Hello everyone. So you are watching TK's Teaching. And today we are going to learn tense. It's a very renowned term and we can say the backbone of English grammar. अब अगर बाबू हम किसी को बैकबोन कह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज होगा और आप जो भी एज ग्रुप के होंगे अगर आप पढ़ते हैं तो 3, 4, 5 से आपको ये शब्द सुनाई देने लगता है टिल द एज ऑफ योर वर्किंग टाइम। जब तक आप वर्क कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं घूम फिर के ये चीजें आती रहती हैं। इफ यू वांट टू स्पीक और राइट इन इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में चीजों को टाइप करना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो उसमें ये चीजें ये आपको घूम फिर के आएंगी। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझाया कि भाई टेंस हमने भी जब पढ़ा तो हमें भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से समझाया। ट्रेडिशनल मेथड, जनरली हम लोग ट्रांसलेटिंग मेथड को यूज करते हैं। तो टेंस, अब देखो, इंग्लिश बोलना और इंग्लिश लिखना ये दो अलग अलग प्रोसेस है। बोलने के लिए दो मेथड यूज किया जाता है, एक है ट्रांसलेटिंग मेथड जो अभी तक होता आ रहा है और एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड जिसको हम लोग कहते हैं टारगेट लैंग्वेज, जो हमारा टारगेट होता है। तो अभी आप फिलहाल टेंस को समझने से पहले, मेरा मोटिव तो आपको टेंस ही समझाने का है, पर टेंस को समझने के बाद भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको वो सेंटेंस को स्ट्रक्चर नहीं कर पाते हैं, फॉर्म नहीं कर पाते हैं। उनके लिए मैं कुछ बेसिक्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनको टेंस आता है और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनको टेंस नहीं आता है, दे वांट टू लर्न। सो जनरली आप टेंस पढ़ते हैं, लोग आपको पढ़ाते हैं पर आप नहीं समझ पा रहे हैं या यूज नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे का कुछ है ना लैकिंग है, उस लैकिंग को हम पहले डिस्कस करेंगे कि पहले आपके पास कुछ बेसिक आइडियाज होने चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए टू यूज टेंस। अदरवाइज टेंस इज जस्ट अ टर्म फॉर यू, देयर इजंट एनी यूटिलिटी ऑफ टेंस इन योर राइटिंग एंड योर स्पीकिंग। तो चलिए पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वो लैकिंग है जो हमें पहले समझना चाहिए टेंस को समझने से पहले। तो सबसे पहले बाबू आप लोगों से बस एक छोटी छोटी सी चीजें हैं कि मैं जो बात करता हूं, एक होता है सबसे पहले जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो होता है पर्सन। पहले हमें क्या समझना है भाई, पर्सन, कि पर्सन क्या होता है। तो पर्सन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पर्सन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, दूसरा सॉरी सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। अब इनको हमारे टंग पे होना चाहिए बाबू, ये तीनों चीजें हमारे टंग पे होना चाहिए, तभी जो है हमें समझ में आ पाएगा कि हम अपने सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई, क्योंकि इंग्लिश को समझने के लिए आप इंग्लिश को देखिए, इंग्लिश क्या किस बेस पे होता है बाबू। तो इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश स्ट्रक्चर को देखेंगे, किसी सेंटेंस के इंग्लिश स्ट्रक्चर को देखिएगा, तो इंग्लिश स्ट्रक्चर जो होता है वो इस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर यदि आप इसके हिंदी स्ट्रक्चर को देखिएगा तो आपको क्या दिखाई देगा, हिंदी स्ट्रक्चर में आपको जस्ट डिफरेंस दिखाई देगा। सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है और फिर वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि भाई राम एट्स मैंगो, तो राम आम खाता है और ये हो गया हमारा इंग्लिश स्ट्रक्चर। और फिर हम जब हिंदी में इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, राम आम खाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया बाबू, सबसे पहले देखो सब्जेक्ट हमारा राम ही रहा, पर आम जो है वो पहले क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, और खाता हमारा क्या हो गया, वर्ब। तो इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है ये हमारा हिंदी का स्ट्रक्चर हो गया। तो इंग्लिश के स्ट्रक्चर में क्या रहता है बाबू, ये देखो सब्जेक्ट हो गया, राम इट्स वर्ब हो गया और मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये इंग्लिश में होता है और हिंदी में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। तो मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि जब आप सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो कुछ बेसिक्स चीजें आपको समझ में आनी चाहिए।
जिसका एक पार्ट है पर्सन और दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट पर्सन हो गया और दूसरा पार्ट हो गया हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक आप अपने से सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर पाएंगे। टीचर आपको बुक से पढ़ाएंगे और बुक ये थोड़ी समझता है कि आपकी मेंटल एबिलिटी क्या है। बुक तो ये समझता है कि अगर आप 7 क्लास का बुक खोले हैं इसका मतलब 6 तक आपको पता होगा, इस हिसाब से क्लास 7 के बुक को डिजाइन किया गया है। तो अब टीचर भी आपको उसी तरह से पढ़ा रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से जिसको बेसिक्स नहीं पता होगा वो क्लास तो है ना जंप करता चला जाएगा, हर साल क्लास उसका बढ़ता चला जाएगा और उसकी जो नॉलेज है वो उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, उसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि उनको चीजें पहले भी वो नहीं लिख पाता था, आज भी नहीं लिख पाता है, क्लास 9 में भी नहीं लिख पा रहा है, क्लास 10 में भी नहीं लिख पा रहा है, 11 में भी नहीं लिख पा रहा है, 12 में भी नहीं लिख पा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है इससे बचने का एक ही तरीका है बाबू कि आप पहले इन बेसिक्स को समझ लीजिए फिर टेंस को समझिए। तो देखिए क्या कहता है पर्सन, तो पर्सन हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। तो फर्स्ट पर्सन में हमारे पास क्या है बाबू, आई इज फर्स्ट पर्सन। अब आई फर्स्ट पर्सन हो गया तो वो कैसा है, सिंगुलर है और इसी का प्लूरल क्या होगा, वी। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होगा, वी। सेकंड पर्सन में बाबू हमारे पास क्या होता है, यू होता है और थर्ड पर्सन में बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखना है, ही होता है, सी होता है, इट होता है और एनी नेम। एनी नेम में आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, एनी नेम में आपका राम, मोहन, सीता, टीना, मीना। अब जो है ही और सी, किसी नाम, लड़के के नाम के लिए आप ही का यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन आपने पढ़ा ही होगा, और लड़की के नाम के लिए आप सी का यूज कर सकते हैं। तो और इट जो है वो सभी नॉन लिविंग चीजों के लिए होता है, टेबल, चेयर, हाउस, बाइक, कार, ये सब चीजों के लिए इट होता है। और एनी नेम ऑलरेडी हमने आपको बता दिया कि भाई किसी नाम है ना, सीता, टीना, मीना, तो ये हमारा थर्ड पर्सन हो गया। ये थर्ड पर्सन क्या हुए, दीज आर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये सभी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अब इनके साथ एक और आता है वो होता है दे, तो ये क्या होता है बाबू, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होता है। तो अब जो है ये आपको याद रखना है जिससे आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना समझ में आ जाएगा। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट राम है, तो राम कैसा सब्जेक्ट है, तो राम हमारा क्या है भाई, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो देखो हमने क्या लगाया है, V5 लगाया है एज पर द रूल। क्या रूल कहता है सिंपल प्रेजेंट का भाई, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट कहता है। तो अब हमको बताया जाता है कि V5 किसके साथ लगाना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाना है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है राम, तो हमने क्या लगाया, V5। अगर हम इसी को क्या कह देते, आई, तो फिर क्या हो जाता बाबू, इट हो जाता। क्या खा रहे हैं भाई, मैंगो खा रहे हैं, खत्म हो जाती बात। तो इसी चीज को हम लोग जब टेंस में आपको समझाएंगे तो आपको बताएंगे। पहले हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सब्जेक्ट का कैसे इंपैक्ट पड़ता है वर्ब के ऊपर। इसी से रिलेटेड है आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, जो आपको 9 और 10 में पढ़ना है और आपको उससे पहले भी पढ़ना है कि एक सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब तय होता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल। द बेसिक फंडामेंटल रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इसको धीरे धीरे करके हम लोग सब समझेंगे। पहले आप इन बेसिक्स को समझिए कि ये क्या कहना चाहता है। जब तक आप इन बेसिक्स को नहीं समझिएगा इसको कोरिलेट नहीं कर पाइएगा। जैसे हिस्ट्री को हम लोग पढ़ते हैं ना, एंशिएंट पढ़ते हैं, फिर मिडिवल पढ़ते हैं, फिर मॉडर्न पढ़ते हैं, फिर पोस्ट मॉडर्न पढ़ते हैं, तब कंटेम्पररी पढ़ते हैं। तो जब तक आप इनको सीक्वेंस में नहीं समझिएगा आपको नहीं समझ में आएगा। तो चलिए बात करते हैं, पर्सन तो हम आपको समझा दिए, अब बात करते हैं किसकी भाई, सब्जेक्ट की। और अब बात करते हैं हम लोग सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट क्या होता है, तो भाई सब्जेक्ट को देखिए हिंदी में हम लोग को पढ़ाया जाता है और क्या बोलता है भाई कि सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता होता है। कर्ता का मतलब होता है जो कोई काम करे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। तो भाई देखो
जनरली आप देखेंगे इन जनरल तो सेंटेंस जो स्टार्ट होता है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। जैसे अभी हम एग्जांपल के तौर पे ले रखे हैं कि भाई आई ईट मैंगो, तो अब यहाँ पे आपको सवाल आएगा कि भाई कौन आम खाता है, तो जो आम खाने का काम कर रहा है मैं, ये हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट। राम ईट्स मैंगो, तो यहाँ पे आम खाने का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पे राम कर रहा है, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम करे या इन जनरल सेंटेंस उससे शुरुआत होती है किसी भी सेंटेंस में, है ना। जैसे माई मदर इज कुकिंग फूड, तो खाना कौन बना रहा है भाई, माई मदर, तो माई मदर इज सब्जेक्ट। माई फादर इज टीचिंग मी, मुझे कौन पढ़ा रहा है भाई, माई फादर, सो माई फादर इज सब्जेक्ट। तो ये बात हमें समझ में आ गई सब्जेक्ट क्या होता है। फिर होता है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है बाबू क्रिया, क्रिया का मतलब हो गया काम। तो कोई जो काम हो रहा होता है सेंटेंस के अंदर, जो काम, अब देखिएगा इसको डिफरेंशिएट करने का एक बेसिक आइडिया होता है बाबू कि जो भी सब्जेक्ट होगा वो कितने फॉर्म में होगा, V1, V2, V3 और V4। अगर कोई वर्ड है और अगर यदि उसका V1, V2, V3, V4, V5 आपके दिमाग में आ रहा है, इसका मतलब वो सब्जेक्ट है। जैसे मैं कहूं कि गो, तो भाई देखिए गो है तो वेंट आ गया, फिर गॉन आ गया, फिर गोइंग आ गया और फिर गोज आ गया। तो ये हो गया हमारा V5, ये हो गया V4, ये हो गया V3, ये हो गया V2 और ये हो गया V1। अब अगर हम आपको एक शब्द दे दे गुड, तो गुड इज नॉट अ वर्ब, इट इज अ एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव होता है बाबू वो एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन में आता है। एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन क्या होता है भाई, जिसको आप पढ़े होंगे कंपैरेटिव डिग्री, है ना, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जहां पे आपका क्या होता है पॉजिटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव होता है और सुपरलेटिव होता है। जैसे गुड हो गया, बेटर हो गया और बेस्ट हो गया। तो इस पे हम लोग बाद में इसका एक वीडियो आपको बना दिया जाएगा। मैं बस आपको एक डिफरेंशिएट करने के लिए समझा रहा था कि कोई भी वर्ड जो होता है वो वर्ब नहीं होता है। तो अब जो है जो क्रिया को दिखाएगा, काम को दिखाएगा, तो भाई यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो भाई क्या करता है राम, खाता है। क्या खा रहा है भाई, आम। तो राम आम को क्या कर रहा है, खाने का क्रिया कर रहा है। अब देखिए हिंदी में वर्ब को पहचानना बड़ा आसान है, क्रिया को पहचानना। जिसके भी बाद ना लगा हो वो वर्ब है, क्रिया है। आना जाना, खाना, रहना, पीना, हंसना, रोना, ये सभी चीजों में जिसमें ना लगा होता है उसमें आप क्रिया को पहचान लेंगे हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा ट्रिकी है बाबू, तो आप हिंदी से अगर हिंदी में पहचान लेते हैं, जैसे देखिए भाई क्या कह रहा है भाई, राम आम खाता है, तो भाई खाना जो है वो क्या हो गया, क्रिया हो गया, है ना। मैं किताब पढ़ता हूं, तो मैं किताब पढ़ता हूं या किताब पढ़ना, पढ़ना एक क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो इसको आप फिर इंग्लिश में समझ के आप अंडरस्टैंडिंग कर ले, है ना, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब जो है इसमें हमें ये समझ में आ गया क्रिया क्या होता है भाई, जो काम करता हो किसी भी सेंटेंस में, है ना। माय मदर कुक्स फूड, तो मेरी माँ खाना क्या कर रही है, पका रही है। तो पकाना क्या है, क्रिया हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्रिया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बाबू, हम लोग को क्या बताया गया है हिंदी में, कर्म। कर्म माने जिस पर या जिससे किसी काम के होने का पता चले। जब सब्जेक्ट कोई काम करेगा तो किसी ऊपर के करेगा ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो भाई मैं क्या पढ़ा रहा हूं, तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट हुआ वो क्या हुआ, इंग्लिश हो गया। जैसे राम खाता है, तो राम खाता है, क्या खाता है, आम खाता है। मेरी माँ खाना पकाती है, तो मेरी माँ पकाती है, क्या पकाती है, खाना पकाती है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, खाना हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, आम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से ये तीन चीजों को आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना है, ताकि आप चीजों, क्योंकि देखो टेंस में आगे हम लोग रूल को लिखेंगे, तो रूल को सही जगह पे देखो। इंग्लिश ना सिंपल सी बात कहता है, वो कहता है कि आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, वो आप एज इट इज जो चीजें जैसे कहा है ना रूल के हिसाब से, जैसे जनरली बच्चे क्या करते हैं ना, वो लिख देते हैं और बोलते हैं सर कि अच्छा लग रहा था, सुनने में अच्छा लग रहा था, ये ना इसके साथ ये फिट बैठ रहा था, तो लिख दिए। अब वो कभी कभी सही हो जाता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू गो थ्रू द रूल्स। जो रूल्स कहता है आपको उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। यही बेसिक मंत्र है बाबू टेंस को समझने का। उस रूल को फॉलो करने से पहले जो चीजें हैं वो है ये सारी चीजें, जिसमें आपको
सब्जेक्ट के बारे में समझ में होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट के बारे में समझ होनी चाहिए, वर्ब के बारे में समझ होनी चाहिए, फर्स्ट पर्सन के बारे में समझ होनी चाहिए, सेकंड पर्सन के बारे में समझ होनी चाहिए और थर्ड पर्सन के बारे में समझ होनी चाहिए। अब आई होप कि आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं तो मैं एक और चीज आपको समझाता हूं जिससे आपको टेंस को समझने में, मान के चलिए कि अगर इसके बाद वाला जो मैं आपको समझाऊंगा अगर आप वो समझ गए तो टेंस को आप मान के चलिए कि आधा क्रैक कर लीजिएगा। ठीक है, तो भाई इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो अब जो है इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हम लोग, आपसे एक सवाल है कि आपने वर्ब सुना होगा कि भाई वर्ब क्या होता है, कैसे होता है, कितना होता है। तो वर्ब बहुत सारे होते हैं बाबू, ठीक है ना। वर्ब जो है वो बहुत सारा होता है, पर हम लोग यहाँ पे जिसकी बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब का। ठीक है, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं पहले इसको समझिएगा। मैं इसी टॉपिक में आपको वर्ब भी कवर कर दे रहा हूं। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, अब अगला जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वर्ब का। तो वर्ब जो है वो हम लोग अभी यहाँ पे दो वर्ब के डिस्कशन कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे होते हैं उनको बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहला हम बात कर रहे हैं मेन वर्ब का और दूसरा बात कर रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब का। तो ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब आप जानते ही हैं, इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। और मेन वर्ब अभी हमने आपको जस्ट अभी बताया कि मेन वर्ब जो है वो कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। जैसे हमने आपको कहा कि भाई कोई भी वर्ब आप ले लीजिए, मान लीजिए ले लेते हैं हम ईट, तो ईट हो गया, एट हो गया, ईटन हो गया, ईटिंग हो गया और ईट्स हो गया। ये हो गया V5, ये हो गया V4, ये हो गया V3, ये V2 और V1। तो ये हो गया मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में जो आपको याद रखना है बाबू वो क्या है, ये दो तीन चीजों को याद रखना है, V1, V2 और V3। क्योंकि बाबू इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोकैबुलरी। अगर आपके पास वोकैब्स नहीं होंगे, शब्द कोश नहीं होगा, तो आप कैसे चीजों को लिखेंगे, है ना। यू नो द रूल, यू नो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यू नो सब्जेक्ट, है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एवरीथिंग इज फाइन। बट जैसे ही बात आ जाएगी V2 या V3 का, आप फंसना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए ये एक कम से कम 250 से 300 शब्दों का आपके पास शब्दकोश होना चाहिए, वोकैबुलरी होनी चाहिए V1, V2, V3 के साथ। नहीं तो फिर आपको दिक्कतें होंगी, है ना, सेंटेंस को फॉर्म करने में। सब कुछ तो आ रहा होगा लेकिन सेंटेंस आप फॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो भाई ये हमारा, क्यों हमने आपको कहा कि ये 3 आपको याद रखना है, थोड़ा सा हम आपका वर्डन कम कर दे रहे हैं। तो भाई देखिए V4 और V5 को ना बनाया जा सकता है V1 से। मान लीजिए V1 हमारा है, हम इसको क्या बनाना, V1 हमारा है ईट, जैसे, है ना। चलिए ईट नहीं लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं वॉक। तो वॉक को V1 से किस में कन्वर्ट करना है, V5 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट होगा भाई, तो करेंगे V1 प्लस S या ES जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, V5 बन जाएगा। अब सवाल ये आता है कि भाई V1 में S या ES जोड़ देंगे तो V5 बन जाएगा। तो जैसे हमारे पास V1 क्या है भाई, तो V1 हमारे पास है वॉक, क्या जोड़ देंगे S, क्या बन जाएगा, V5 बन जाएगा। पर एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि सर आपने तो कहा कि भाई V1 में क्या जोड़ देंगे, S या ES जोड़ देंगे। तो सवाल है कि भाई S कहाँ जोड़ेंगे और ES कहाँ जोड़ेंगे। तो जनरली कॉन्सोनेंट वोवेल का हिसाब किताब होता है, लेकिन आप कुछ कुछ एक्सेप्शनल भी है, इंग्लिश है तो बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई शब्द कहाँ पे खत्म होता है, SS पे खत्म होता है, कहाँ पे खत्म होगा, CH पे खत्म होगा, कहाँ पे खत्म हो रहा है ना, O पे खत्म हो रहा है ना। तो इस तरह के शब्द जो है वो हमेशा अपने बाद क्या लेता है, ES लेता है। जैसे गो, जैसे कैच, जैसे क्लास, वॉच, ग्लास, है ना। इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो इस तरह से, अगर यदि इन सब चीजों पे खत्म हो रहा है तो जनरली ये क्या लेते हैं, ES लेते हैं। और भी बहुत सारे एक्सेप्शंस होंगे, तो ये आपको समझ में आ गया। बाकी जो बच गया, अब जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, ईट तो S लगेगा, रीड तो S लगेगा, टॉक तो S लगेगा, वॉक तो S लगेगा, है ना, रन तो S लगेगा। जनरली जो है अगर वोवेल पे नहीं खत्म हो रहा है तो भी आपका S लगेगा।
और अदरवाइज अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो आप वहां पे ईएस लगाइएगा। तो इस प्रकार से आप V5, ये हमने V5 बना दिया। चलिए अब V4, तो V4 बनाने का तरीका बहुत सिंपल है बाबू, V1 प्लस ING, इससे क्या बन जाएगा, V4 बन जाएगा। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि शब्द है हमारा ईट, तो इसमें क्या लगा देंगे, ईट प्लस ING लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको V4 और V5 को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप V1, V2 और V3 याद कर लीजिए, इसी से आपका काम हो जाएगा। अब ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। तो हेल्पिंग वर्ब की तरफ मूव कर रहे हैं, तो अब आपको जो समझना है, जो मैं आपको बेसिकली क्या समझाना चाहता हूं वो समझिएगा जरा सा। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि भाई कितने प्रकार के है ना ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, कितने नहीं, कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर आप देखेंगे तो बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ है ना ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। अगर आप इनको समझ लीजिएगा कि ये जो टाइप है, ये टाइप अपने बाद कौन सा वर्ब लेता है, वर्ब है ना, ये जो अभी आपको मेन वर्ब बताया इसमें से कौन सा वर्ब वो लेगा, अगर आप ये समझ लीजिएगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी क्या समझने में, टेंस को समझने में। तो चलिए मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने का। तो बेसिकली हमारे पास कितने प्रकार का वर्ब होता है भाई, 4 होता है, ऑलरेडी मैं आपको लिखता हूं। तो पहला हमारा होता है बाबू बी फॉर्म, पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, बी फॉर्म होता है। तो बी फॉर्म क्या होता है बाबू, तो बी फॉर्म में हमारा आ जाता है इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना, ये आ गया, बीइंग, ये सब आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारा होता है हैव फॉर्म। तो हैव फॉर्म में हमारे पास क्या क्या आ जाता है बाबू, हैव, हैज, हैड, ये हमारा हैव फॉर्म हो गया। तीसरा हमारे पास होता है बाबू डू फॉर्म। तो डू फॉर्म में क्या आ जाता है, डू, डज, डिड। और चौथा हमारे पास हो गया बाबू मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपको पता ही है, 13 कहीं है, 18 कहीं है ना, अलग अलग, हैज टू, हैव टू, हैड टू जोड़ देंगे तो उसकी संख्या बढ़ जाएगी। इन जनरल 13 होता है। तो मैं कुछ आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूं, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, मैं कुछ आपको लिख दिया। अब देखिए इतने ही प्रकार के ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि बी फॉर्म कौन सा वर्ब लेता है, वर्ब का कौन सा पार्ट लेता है, तो मुझे आसानी होगी जब भी मुझे सब्जेक्ट दिखेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, सब्जेक्ट के बाद अगर ये सब कुछ आता है तो हम क्या लगा देंगे, उसके हिसाब से लगा देंगे जो लगाना होगा। फिर अगर सब्जेक्ट के बाद मुझे हैज, हैव, हैड दिखता है तो मुझे पता चल जाएगा। तो देखिए मैं अब दूसरा क्या होता है, मैं ये क्यों आपको समझा रहा हूं कि देखिए इसके पास सब्जेक्ट हो सकता है, ऑक्सिलरी हो सकता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। कैसे नहीं होता है यहां समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि आई एम, यू, हैव, दे, डू, वी, कैन। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये सारे क्या है, हमारे ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन क्या इनका कोई मीनिंग निकल रहा है क्या, ऑब्वियसली नॉट। तो इनको एक मीनिंग कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होगा बाबू, इसको चाहिए होगा मेन वर्ब। अब मेन वर्ब मान लीजिए हम ले लेते हैं क्या, इमेजिन कीजिए कि हम ले लेते हैं प्ले। तो प्ले का हो जाएगा प्ले, प्लेट, प्लेट, प्लेइंग, प्लेज। ये हमारा 5 हो गया। अब क्या हम हर जगह पे प्ले लगा दें, नहीं। हर जगह पे प्लेट लगा दें, नहीं। हर जगह पे प्लेइंग लगा दें, नहीं। हर जगह पे प्लेज लगा दें, तब भी सही नहीं होगा। तो अगर मुझे पता चल जाए कि भाई इसके बाद क्या लेता है, तो बी फॉर्म ऑलवेज टेक्स वर्ब फॉर्म। अब देखिए बी फॉर्म यहां कहां पे आपको मिलता है, तो ये रहा एम। तो भाई क्या हो जाएगा, आई एम प्लेइंग, करेक्ट।
फिर देखिए हैव फॉर्म, हैव फॉर्म हमेशा अपने बाद क्या लेता है बाबू, वर्ब 3 लेता है। तो देखिए यहाँ पे यू हैव क्या हो जाएगा, प्लेड, करेक्ट। फिर आपके बाद डू डज डिड, ये हमेशा अपने बाद लेती है V1। तो देखिए दे डू प्ले, करेक्ट। और मॉडल ऑक्सिलरी भी हमेशा अपने बाद क्या लेती है, V1 लेती है। तो वी कैन प्ले, करेक्ट। तो अब जो है इससे आपको एक बेसिक आइडिया समझ में आ गया कि अगर हमारा सब्जेक्ट के बाद कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, किस टाइप का। जैसे देखिए ये हमारा बी हो गया, ये हमारा हैव फॉर्म हो गया, ये हमारा डू फॉर्म हो गया और ये हमारा मॉडल हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ये सब रहता है तो हम टेंस को न भी समझे तो इनडायरेक्टली जो है वर्ब का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये तो था आपका यहाँ तक का पार्ट। इसके बाद हम आपको जो है टेंस बताएंगे, तो उसको कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपको बता दें। यहाँ तक आप पहले इसको समझिए और फिर जब आप इसको समझ जाइएगा तो मैं इसका अपलोड करूंगा दूसरा पार्ट, जिसमें आप जो है देखेंगे कि किस प्रकार से जो है टेंस को हम आसानी से बना सकते हैं। तो आप तब तक इन सभी चीजों को, वर्ब के को रिवीजन कीजिए, है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को हमेशा टंग पे रखिए। Thank you for watching this video. I hope you will understand, and very soon I will put my second part of this video, tense. Thank you for that.